नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। मैं आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूँ और मेरे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी बैठे हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि अगर देश का राजा बनना है तो उसका रथ जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर के जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 80 लोकसभा की सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का दंभ भर रही है, क्या उत्तर प्रदेश 80 में से कितनी सीट बीजेपी को देगा, या स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर रावण और तमाम वो सोशल एक्टिविस्ट और राजनीतिक जो पिछले कई वर्षों से बुद्ध फूले कबीर नानक रैदास की विचारधारा को मजबूत करने का काम जो कर रहे हैं, वो 400 पार के नारे में कितना डेंट मार पाएंगे। मेरे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, 400 पार का नारा कैसे देखते हो? 400 के पार का नारा ये हवाई जुमला है। ये भारतीय जनता पार्टी का घमंड बोल रहा है। ये लोकतंत्र है। जनमत जनता पर निर्भर होता है। जी। सरकार और पार्टी कैसे घोषणा कर सकती है कि हम 400 के पार जाएंगे? इसका मतलब है या तो जनता के विश्वास का गला घोटने पर वो आमादा है, या ईवीएम के दुरुपयोग करने को पहले से मन बना लिया है, या चुनाव आयोग के निर्देशों को धता बताकर सरकारी तंत्र के माध्यम से येन केन प्रकारण सत्ता हथियाने के लिए सारी मर्यादाओं को बलायताक रखकर भ्रष्टाचार और अनियमित तरीके से सीट हथियाने का तिकड़म है। इसके सिवाय कुछ नहीं है, क्योंकि कौन कितना जीतेगा, कौन कितने से हारेगा, ये फैसला जनता पर निर्भर होता है। और जनता जिताती है, जनता हराती है। पार्टी कभी भी गारंटी नहीं ले सकती है। पार्टी तभी गारंटी ले सकती है जब उसको सत्ता के दुरुपयोग की संभावनाएं प्रबल दिखाई पड़ती है। मोदी की गारंटी चल रही है ना? आज मोदी की गारंटी से ही पूरे देश का भट्ठा बैठ गया है। देश का करोड़ों करोड़ों नौजवान सरकारी नौकरी के लिए तरस रहा है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, नौजवानों के लिए सरकारी नौकरियों के लाले पड़ गए हैं। आज महंगाई से आम जनता की कमर टूट चुकी है। यहाँ तक कि किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा करने वाले भाजपा सरकार के लोग लाभकारी मूल्य दिलाना तो बहुत दूर की बात है, उनके एमएसपी तक की घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। अलबत्ते उन पर लाठियां बरसा रहे हैं, उनके रास्ते में कील कांटे बिछा रहे हैं, उन पर रबर की बुलेट दागी जा रही है। यहां तक कि उनको दुश्मनों जैसा उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। यहां तक कि जो ग्रामीण क्षेत्र के हमारे छोटे मध्यम व्यापारी हैं, उनको भी जिन जिन व्यापारियों ने कभी भाजपा को वोट और नोट दोनों दिया था, ये व्यापारी उन व्यापारियों की भी नहीं हुई है। उन व्यापारियों का भी शोषण पहले जीएसटी के माध्यम से किया। अब जीएसटी से संबंधित सारे मामले ईडी को सौंपकर ईडी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के व्यापारियों की कमर तोड़ने की तैयारी भी हो चुकी है। एक सवाल निकल करके ये आता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस प्रकार से पिछले कई वर्षों से मुखर होकर के बोल रहे हैं, बसपा में रहे, बीजेपी में गए, बीजेपी छोड़ी, सपा में आए, सपा छोड़ी, अब अपना राजनीतिक दल। अखिलेश यादव से पिछले दिनों पत्रकारों ने सवाल किया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में क्या ख्याल है? तो उन्होंने कहा था कि हमें तो पता नहीं, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, हमारे पास तक तो इस्तीफ़ा आया नहीं है। अखिलेश यादव की ये नरमी और उसके बाद में फिर इंडिया गठबंधन में स्वामी प्रसाद मौर्य का के साथ नहीं जाना। कहाँ कमी, कम्युनिकेशन में कहाँ गैप रह गया? देखिए, चूंकि अगर उनकी यही सोच सकारात्मक होती तो आज विपक्ष बहुत सशक्त होता है। आज चंद्रशेखर आजाद जी केवल एक सीट मांग रहे थे, सालों साल से आश्वासन था, सीट नहीं दिया। पल्लवी पटेल जी मात्र एक सीट मांग रही थी, उनके सितंबर पर विधायक हैं, सहयोगी दल हैं,
एक भी सीट पल्लवी पटेल को नहीं उनको दिया। भी नहीं दी। इसी प्रकार से डॉक्टर अयूब भी केवल एक सीट मांग रहे थे, जहां पर लगातार भाजपा जीतती चली जा रही है। डुमरियागंज एक सीट नहीं दिया। तो स्वाभाविक रूप से ये लोग तो अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा को मजबूत कर रहे हैं। इनको तो भाजपा से कुछ मामले में नकल करनी चाहिए कि भाजपा को जिन लोगों ने पानी पी पी करके गरियाया है, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हों, चाहे दारा सिंह चौहान जी हों, चाहे संजय निषाद जी हों, उनकी आरती उतार करके पार्टी में शामिल किया, केवल उनका समाज का वोट लेने के लिए। लेकिन ये काम तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन इनको अपना ग्राफ नहीं बढ़ाना है, इनको बीजेपी का ग्राफ बढ़ाना है। इसलिए हर जगह बीजेपी को वॉकओवर देने वाले प्रत्याशी दे रहे हैं। अब पिछले दिनों कांग्रेस के बहुत सारे नेता आपके संपर्क में रहे, हमने देखा कि आपसे मिलने आपके आवास पे भी आते रहे। कांग्रेस की तरफ से भी कुछ बात नहीं बनी। अब वो आश्वासन तो देते रहे, लेकिन वही ढाक के तीन पात और निर्णय की शिकार के चलते कांग्रेस आज बदहाली के दौर से गुजर रही है। यही अनिर्णय अभी भी कांग्रेस को ऊपर उठने नहीं दे रही है। राहुल जी यद्यपि पार्टी में जान डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके जितने सिपा सलाहकार हैं रोज पार्टी को कहीं ना कहीं खत्म करने में लगे हुए हैं। और यही कारण है कि अनिर्णय के चलते समय पर प्रत्याशी नहीं दे पाते हैं, अनिर्णय के चलते समय पर निर्णय नहीं ले पाते हैं, और जिसके कारण पार्टी का लगातार बंटाधार होता जा रहा है। हम यही चाहते हैं कि आज सही मायने में जिस तरीके से अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ों का आरक्षण खत्म हो रहा है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र कुचला जा रहा है, विपक्ष की आवाज दबाने के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है, यहाँ तक कि ये पहली ऐसी निकम्मी सरकार है जो देश को बेचने का पाप कर रही है। पहले निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण किया जाता था, जिससे नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होते थे। यहाँ पर ठीक उल्टा गंगा बह रही है। यहाँ पर सरकारी विभाग, सरकारी प्रतिष्ठान, सरकारी संस्थान निजी हाथों में बेचे जा रहे हैं। यानी जो भविष्य में भी सरकारी नौकरियां नौजवानों को मिलनी थी, अब निजी हाथों में जाने के बाद वो सरकारी नौकरियां भी हमेशा हमेशा के लिए उनके हाथ से निकल गई। तो आज इस हालत को देख करके समूचे विपक्ष को मजबूती के साथ खुले मन से एक साथ खड़ा होना चाहिए था। बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए एक साथ इकट्ठे होकर के उनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए था। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका में हैं, वो विपक्ष को गोलबंद करने के बजाय वो भाजपा को अप्रत्यक्ष रूप से मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए भी और विपक्ष की राजनीति के लिए भी। जो मुद्दे कभी काशीराम साहब उठाते थे, जातिगत जनगणना का, भागीदारी का, जितनी जिसकी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तमाम मुद्दे राहुल गांधी रोड पर उठा रहे हैं अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से। और वहीं जो काशीराम का चेला होने का या उनकी पार्टी का मालिक होने का दंभ भरते हैं लोग, वो टुकड़े टुकड़ों में लट करके जिन 6743 जातियों को इकट्ठा करके जमात बना करके काशीराम ने बहुजन समाज बनाया, उनको बिखेरने का काम कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि काशीराम वाला काम तो राहुल गांधी बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं? देखिए, कुल मिलाकर के हमने पहले भी कहा, राहुल गांधी जी लगातार पार्टी को मजबूत बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जितने सिपा सलाहकार हैं वो सब उसको अजगर की तरह निकलते जा रहे हैं। जैसे जाति और जनगणना की बात तो करते हैं राहुल जी, लेकिन उन्हीं की पार्टी की एक बड़े नेता आनंद शर्मा जी खुल्लम खुल्ला उसका विरोध भी करते हैं। राहुल जी उन पर एक्शन क्या लिए? भाई, अगर पार्टी का नेता कोई निर्णय ले रहा है तो दूसरा नेता उसके विरोध में कैसे खड़ा होकर बोल रहा है? कौन रोकेगा उसको? और अभी तो सत्ता में नहीं है, तभी हाल है। सत्ता में जाएंगे तो आनंद शर्मा जैसे तमाम लोग खड़े हो जाएंगे, जो राहुल जी की जुबान भी पकड़ लेंगे, हाथ भी पकड़ लेंगे कि ना आपको आरक्षण करने देंगे, ना आपको जाति और जनगणना कराने देंगे, ना आपके द्वारा लिए गए किसी फैसले को हम इम्प्लीमेंट होने देंगे। तब क्या करेंगे आप? तो अभी जब ये हालत है कि अभी सत्ता में नहीं है तो ठंडा चल रहा है, इसलिए राहुल जी
इंडिया अलायंस को इस बात की सद्बुद्धि आनी चाहिए कि पहला नाम मैंने घोषित किया है। मैं चाहता तो जहां कांग्रेस का कैंडिडेट घोषित तो वहां भी कैंडिडेट तय कर सकता था, जहां सपा कैंडिडेट घोषित तो वहां भी तय कर सकता था। मैंने वहां घोषित नहीं किया, इसलिए कि मेरी नीयत साफ है कि हमें संविधान बचाना है, देश बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, तो भाजपा को हटाना होगा। इसी फार्मूले के साथ अगर ये भी मैदान में आ जाए तो जैसा कि मैंने कहा, नगीना छोड़ी जा सकती थी चंद्रशेखर जी के लिए, फूलपुर छोड़ा जा सकता था पल्लवी पटेल के लिए, डुमरियागंज छोड़ा जा सकता था डॉक्टर अयूब के लिए, कुशीनगर छोड़ा जा सकता था स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए। छोड़ा जा सकता है अभी तो सर। अभी है, गुंजाइश है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी प्राथमिकता खुद को सत्ता में आना नहीं है, इनकी प्राथमिकता भाजपा को वॉक ओवर देना है। इसलिए ये कहीं ना कहीं ऐसा तिक्रम साजिश करेंगे जिससे कि वहां भी आगे पीछे कैंडिडेट उतारने की कोशिश करेंगे। अभी भी ये उम्मीद की जा सकती है कि हो सकता है अखिलेश यादव को, कांग्रेस को, तमाम लोगों को ये लग जाए कि नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने अपना प्रत्याशी नहीं उतारते हैं और फिर आपको एक हरी झंडी हो जाए, कुछ उम्मीद है ऐसी अभी? देखिए, हमें कुशीनगर की जनता पर भरोसा है। हम वहां जाएंगे तो चुनाव जीतने का चुनाव लड़ेंगे। अगर कोई वहां कैंडिडेट उतारेगा भी तो जनता उनको भी सबक सिखाएगी। और पहले भी कभी मैं जब असेंबली बीएसपी से लड़ने गया था तो एक समय ऐसा भी आया था जब मैं बीएसपी का खाता नहीं खुला था, मैं गया था खाता खोलने और मैं खाता ही नहीं खोला, बल्कि कांग्रेस, सपा और भाजपा उस समय सबकी जमानत कराई थी। तो इसलिए हमें कुशीनगर की जनता पर भरोसा है, किसी पार्टी पर भरोसा नहीं है। और कुशीनगर की जनता पर ही भरोसा करके मैं कुशीनगर लोकसभा से अपने प्रत्याशी होने का ऐलान किया हूँ। लास्ट सवाल ले लेते हैं सब बातचीत का। काशीराम साहब का जो सपना था कि बहुजन इस देश का हुक्मरान बनेगा, उस सपने को कैसे देखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? इसमें कोई दो राय नहीं कि कांशीराम साहब जी का दिया गया हर फार्मूला आज भी उतना ही व्यवहारिक है जितना मानव कांशीराम समय के जीवन में था। जैसे कि उन्होंने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। इसी फार्मूले को लेकर के मैंने मानव कांशीराम साहब जी द्वारा तैयार किए गए सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन के उन सभी कार्यकर्ताओं को जिसे साहब ने कभी कैटेगराइज किया था, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास कर रहा हूँ। और हमारी कोशिश है कि वो सारे के सारे कैटेगराइज वर्कर मानव कांशीराम जी के इस सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के कारवां को आगे बढ़ाएं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को घर घर और जन जन तक ले जाएं। फिर से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों और मानव कांशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के आधार पर राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी एक मजबूत प्लेटफॉर्म बन करके इनके सपनों को साकार करने में कामयाब हो। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ मैंने पार्टी का गठन किया है और हमारी कोशिश है कि लोकसभा चुनाव के बाद हम संगठनात्मक स्तर पर पूरे कार्यकर्ताओं के साथ मिलजुल करके संगठन को मजबूत बनाएंगे, टॉप टू बॉटम यानी बूथ से लेकर के और ऊपर तक सभी संगठन को दुरुस्त करेंगे। आने वाले समय में मानव कांशीराम जी के सपनों को साकार करने के लिए, बाबा साहब के मिशन पर हम समाज को तैयार करने के लिए पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और हमें पूरा भरोसा है हम उसमें सफल भी होंगे। तो आप थे स्वामी प्रसाद मौर्य, पूर्व कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कुशीनगर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैंने बहुत सारे सवाल उनसे किए और सवाल इसलिए भी ज़रूरी थे क्योंकि जनता जानना चाहती है कि अखिलेश यादव के साथ जो संबंध रहे वो कैसे थे, आखिरकार क्या वजह रही कि अखिलेश यादव के सॉफ्ट कॉर्नर के बावजूद भी कहीं ना कहीं बात नहीं बन पाई इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन में जाने की। अभी भी उम्मीद यही है कि कुशीनगर से जो सपा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बसपा, तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अपना समर्थन देंगे
और सीधी टक्कर स्वामी प्रसाद मौर्य और बीजेपी के बीच होगी और हमारी तमाम अम्बेडकरवादी लोगों की यही इच्छा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जो हैं वो जीत करके लोकसभा में जाएँ ताकि बहुजन समाज की आवाज़ बुलंद हो। धन्यवाद।